साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज से अपन शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हर टेस्ट सीरीज में फ़िलहाल के लिए लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये जो सभी क्वेश्चन हैं आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो जो भी चैनल पे नए, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चाहे आप रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कोई भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे पीटीआई हो, आप सभी के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है ए स्किनर, ब थॉर्नडाइक, से ब्रूनर और द हल। तो आप सबको पता है स्किनर, थॉर्नडाइक और हल ये सभी व्यवहारवादी है, जबकि जो ब्रूनर है वो व्यवहारवादी के अंतर्गत नहीं आता, ये संज्ञानवादी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संबंध में सही है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, ब अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है, से ज्ञान विभिन्न कौशलों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, और द है उपरोक्त सभी। देखिए, जो यहाँ पे निर्मितवाद की बात की गई है तो ज्ञान विशेषज्ञों के द्वारा दिया नहीं जाता है और ना ये जो ज्ञान है स्थानांतरित किया जाता है, जबकि ये ज्ञान है वो क्या है, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है निर्मितवाद के अंतर्गत। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो सिद्धांत किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है ए मैस्लो, ब एरिक फ्रोम, से कार्ल रोजर्स और द फ्रॉइड। तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो सिद्धांत है वो कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है वो कार्ल रोजर्स का सिद्धांत स्व सिद्धांत कहते हैं इसको, या आत्म प्रत्यय सिद्धांत भी अपने इसको कह सकते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं? आत्म प्रत्यय सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी इसका पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने स्व यानी अपने आप को वास्तविक रूप में पहचानता है। इसके अंतर्गत एक तो आदर्श स्व होता है और एक वास्तविक स्व होता है, और इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा संतुलन होता है वह व्यक्ति उतना ही क्या होता है, प्रकार्यशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों या क्योंकि? आपके सामने ऑप्शन है, इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से ध्यान क्यों दिया जाना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण? आपको इस कथन पर आंसर देना है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीके से सीखते हैं, सी शिक्षार्थी सदैव समूह में ही बेहतर सीखते हैं, और द है यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों में ऐसा निर्धारित किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने से कोई अनुशासन की बात नहीं की गई है, और ना ही वो जरूरी नहीं है कि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, ठीक है, और ऐसा कोई निर्धारित भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्न मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों पर बल दिया गया? मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों पर बल दिया गया? आपके सामने ऑप्शन है व्यवहारवाद, ब गेस्टाल्टवाद, से निर्मितवाद और द संरचनावाद। देखिए, जो क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लगता है, निश्चित रूप से आपको उस पर चिंतन भी काफ़ी करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों पर बल देता है, और वस्तुनिष्ठता का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सके या देखा जा सके, तो वो चीज़ व्यवहारवाद के अंतर्गत होती है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद का संबंध संज्ञानवाद से है, और ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित। तो आप सबको पता है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जो होती है हमारी चिंतन, स्मृति है, प्रत्यक्षीकरण, इनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए है, ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग है? शिक्षण प्रक्रम के अंग कौन कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शन ए है शिक्षक, वातावरण, पाठ्यक्रम, ब शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, से शिक्षार्थी, शिक्षक और समाज,
और द है शिक्षक, समाज और पाठ्यक्रम। तो आप सबको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी चीज़ है जो अपन कह सकते हैं वो प्रभावहीन बनाती है। उपयुक्त शिक्षण आप सबको पता है प्रभावी बनाता है, पाठ्यक्रम पूरा करना भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, शिक्षण पूरा करना भी प्रभावी बनाता है। लेकिन यहाँ पे है पुनर्भरण एवं दंड का अनुचित जो उपयोग है वो क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावहीन बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन है आपको देखना है इसमें, शिक्षक, ब शिक्षार्थी, स पाठ्य पुस्तक और द है अधिगम प्रक्रिया। तो आप सबको कि बाल केंद्रीय शिक्षा है तो शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, शिक्षार्थी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, निम्न में से कौन चिंतन के संबंध में सही नहीं है। चिंतन में के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ध्यान रखना है, इसमें एक गलत कथन देखना है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है, तो ये कथन सही है। यहाँ पे आपको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। ये चिंतन में भाषा का विशेष महत्व है, बिल्कुल ये भी सही है। फिर आपके सामने चिंतन मानसिक खोज की बजाय गत्यात्मक खोज है और चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया। आपको इनमें से देखना क्या होगा, सही कथन कौन सा और गलत कथन कौन सा है। तो देखिए इसमें चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया, ये भी एक सही कथन है, क्योंकि यह समस्या और समस्या का जो समाधान है, समस्या और समस्या समाधान के बीच की प्रक्रिया है। चिंतन क्या है, समस्या और उसके समाधान की जो बीच की प्रक्रिया जो है वो क्या है, चिंतन है। ये जो कोई भी समस्या, उस समस्या का समाधान कब होगा, जब चिंतन होगा, जब चिंतन होगा। तो ये एक मध्यस्थ प्रक्रिया, तो इसमें सही कथन कौन सा नहीं है, फिर चिंतन मानसिक खोज के बजाय गत्यात्मक खोज है, ये कथन यहाँ पे गलत है। बल्कि इसका सही आंसर क्या होगा, चिंतन गत्यात्मक खोज के बजाय मानसिक खोज है, इसका उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा, हम लोग पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं। आपको देखना है इसमें आंसर, वॉटसन का, ब विटेगर, सरोस और द सेंट्रोप। तो हम लोग पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं, ये परिभाषा किसकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें एक नियंत्रित, सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य उन्मुख चिंतन होता है। किसमें आपको देखना, अ विभेदन, ब कल्पना, स स्वली और द तर्कणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्कणा में जो हमारा चिंतन होता है वो सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण, एक लक्ष्य उन्मुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक शाब्दिक आधार पर तर्क करने में सक्षम हो जाता है। इसका आंसर आपको देखना है क्या होगा, देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है, संवेदीपेशी अवस्था, ब प्राक संक्रियात्मक अवस्था, स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और द है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, शाब्दिक आधार पर तर्क करने में सक्षम हो जाता है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था आपके मन में अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको इसमें जरूर द्वंद्व की स्थिति थी कि इसमें स होगा या द होगा। देखिए जब वस्तुएं मूर्त प्रत्यक्ष रूप से सामने हो, वैसी स्थिति में जब चिंतन होता है तो वो होता है मूर्त संक्रियात्मक। लेकिन जब शाब्दिक आधार पर समस्याओं का समाधान होने लग जाता है या व्यक्ति तर्क करने के सक्षम हो जाता है तो वहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखिए क्योंकि ये सभी कंपटीशन में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रतिक्षण आदि का अध्ययन करता है। आपके सामने ऑप्शन है, ब व्यवहारवादी मनोविज्ञान, संज्ञानवादी मनोविज्ञान, सनैदानिक मनोविज्ञान और द उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानवादी जो मनोविज्ञान है वो चिंतन, स्मृति यानी जो उसके संज्ञानात्मक पक्ष है उनका अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
निम्न में से कौन चिंतन के साधन की सूची में सम्मिलित नहीं हो सकता। आपको अधिकतर क्वेश्चन नए पढ़ने को मिल रहे होंगे और इन्हीं के आधार पर हम अपना आकलन कर सकते हैं कि वास्तव में हम कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो एग्ज़ाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं उनके आधार पर हमारा सही आकलन संभव नहीं है। तो देखिए कौन से चिंतन के साधन है और कौन सा नहीं है। आपको इसमें पूछिए कौन सा चिंतन का साधन नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है अ भाषा, ब प्रबोधन, स संप्रत्य और द प्रतिमा। देखिए मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण दूसरी बात यह भी है कि आपको शब्दावली अच्छे से आनी जरूरी है। शब्दावली आपकी पकड़ अच्छी रहेगी तो आप समझ सकोगे। अब जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ब ऑप्शन जो प्रबोधन है वो क्या होता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन का आंसर करने में भी प्रॉब्लम होगी। इल्यूमिनेशन, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रदीप्ति भी कह सकते हैं। यानी समस्या का जो अचानक जो समाधान आता है ना वो प्रबोधन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें चिंतन में साधन में सम्मिलित नहीं। तो देखिए भाषा होती है, संप्रत्य, प्रतिमा, ये सब होता है, लेकिन प्रबोधन जो है उसका यहाँ पे कोई संपर्क नहीं है इनके साधनों के अंतर्गत। तो ये बाकी के ये चिंतन के साधन हैं और ये प्रबोधन है चिंतन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया पूर्ण होती है, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, यानी प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस रूप में होती है। आपके सामने ऑप्शन है अंश से पूर्ण की ओर, ब पूर्ण से अंश की ओर, स अचानक और द स्वाभाविक रूप से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण से अंश की ओर होती है। आपको पता होगा कि समग्रता जो सिद्धांत है वो किस रूप में चलता है, पूर्ण से अंश, किन से, पूर्ण से अंश की ओर चलता है। तो प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो जब हम समस्या का जो सूझ उत्पन्न होती है, समस्या की जो सूझ उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा संभव है, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। और ये प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया किस रूप में चलती है, पूर्ण से अंश की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का वह प्रकार जो सबसे कम सुस्पष्ट व कम संगठित होता है वो कौन सा प्रकार है, कौन सा शील गुण आपको पहचाना। अ गौणशील गुण, ब प्रधानशील गुण, स सतहीशील गुण और द है प्रमुखशील गुण। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ओलपोर्ट सबको पता है कि शील गुण सिद्धांत दिया था और उसमें उन्हें 3 प्रकारों की बात की थी, 3 शील गुणों की बात की थी। वो कौन कौन से शील गुण हैं, देखिए पहला जो शील गुण है वो है कार्डिनल ट्रेट्स, कार्डिनल ट्रेट्स। फिर है सेंट्रल ट्रेट्स। देखिए हाँ ये प्रमुख और प्रधान दोनों तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो शील गुण के अंतर्गत है ही, और एक होता है जो सबसे कम सतही शील गुण, इसने कोई प्रकार नहीं दिया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गौणशील गुण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौणशील गुण। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे कम संगठित कौन सा होता है, गौणशील गुण होता है। उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं सही क्रम में है। आपको देखना है कि फ्राइड का जो साइकोसेक्सुअल जो थियोरी है, मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था सिगमंड फ्राइड ने, उन्होंने विकास की 5 अवस्थाएं मानी है। उनका मानना था कि प्रत्येक अवस्था में बालक या व्यक्ति की, बालक की जो सुखदायक जो भावनाओं का जो केंद्र है वो परिवर्तित होता जाता है। तो उसका जो क्रम है वो क्या रहेगा आपको पता होना। देखिए ऑप्शन है मुखीय, गुदीय, जननेन्द्रिय, लैंगिक और अव्यक्त अवस्था। ब आप ऑप्शन मुखीय, लैंगिक, गुदीय, अव्यक्त और जननेन्द्रिय अवस्था। स मुखीय, गुदीय, लैंगिक, जननेन्द्रिय और अव्यक्त अवस्था। और द है मुखीय, गुदीय, लैंगिक, सुषुप्त और जननेन्द्रिय अवस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है द ऑप्शन। पहली अवस्था मुख्य अवस्था, उसके बाद में दूसरी गुदीय अवस्था जिसका समय 1.5 से 3 वर्ष है, लैंगिक अवस्था उसका 3 से 6 वर्ष, सुषुप्त अवस्था जो बाल्यावस्था की जो अवस्था, और अंतिम है जननेन्द्रिय अवस्था जिसका समय किशोर अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में द हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है।
इस बार रीट में जिस लेवल के क्वेश्चन आए थे उन्हीं आधार पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपके सामने ऑप्शन है कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो आपको ये पता होना जरूरी है। ए रोजनवेग चित्रगत कुंठा परीक्षण, ब कथानक बौद्ध परीक्षण, स सम्मोहन विधि और द वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो देखिए इसमें ये जो है रोजनवेग चित्रगत कुंठा परीक्षण ये भी व्यक्तित्व मापन की विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध या कथानक TAT कहते ये भी विधि है, और वाक्य पूर्ति SCT है ये भी है। लेकिन सम्मोहन जो विधि है वो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत नहीं आती है, ये मनोविश्लेषण की विधियों के अंतर्गत सम्मिलित हिप्नोटाइज मेथड अपन इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। आपका द्वारा किया गया जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे। देखते हैं आपका क्या आंसर होता है। अ भाषा, ब पुनर्बलन, स अनुकरण और द भौतिक विश्व के साथ अनुभव। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है द ऑप्शन, भौतिक विश्व के साथ जो अनुभव है बालक के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो उसके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आप सबको पता है कि बच्चे वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आपने पियाजे की महत्वपूर्ण परिभाषा तो पढ़ी होगी। और अंतिम अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति किस दिशा की ओर अनुक्रिया करेगा, यह मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति की दिशा क्या होगी किसके ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति की इच्छा पर या चालकता के स्तर पर, स अभिप्रेरणा पर या द अधिगम पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है चालकता के स्तर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। दोस्तों जो भी आप चैनल पे नए हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस सीरीज़ को ज़रूर पहुंचाएं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि दोबारा इस टाइप की हर दिन टेस्ट सीरीज, तो अपने कमेंट ज़रूर करके बताएं। धन्यवाद।